जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर मौलिक अधिकार का पार्ट 2 देखेंगे। हम लोगों ने उस दिन देखा था कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक अधिकार जरूरी क्यों होते हैं। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि ये जो अनुच्छेद 32 है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, हमने बताया था कि इसको स्वयं अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 में ये कुछ 5 प्रकार की रिट होती हैं। ठीक है, ये रिट क्या है, इनका क्या मतलब है, कौन कौन इसको जारी कर सकता है, आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद फिर जो हमने आपको सभी मौलिक अधिकार बताए थे, उस मौलिक अधिकार में कुछ हमने कहा था, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं। उस दिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता, वैसे भी ऑलरेडी 40 मिनट का लगभग हो ही गया था। तो वीडियो बहुत लंबा न खींचने के चक्कर में हमने वहाँ पे मेन मेन चीजें बताई थी, लेकिन अब उसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग, देखते हैं कि ये रिट क्या है, रिट का क्या मतलब है। ठीक है, देखिए ये रिट जो है अंग्रेजी शासनकाल के समय से प्रचलित है। इसका मतलब है कि जैसे राजा का आदेश, रिट का मतलब होता था राजा का आदेश। इसे आप अधिकारों का झरना भी कहा जाता है, अभी भी अधिकारों का झरना कहते हैं इसको। इसमें सबसे पहले आती है बात कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है, शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट इसको अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत एससी जारी करती है, और अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट इसको जारी करते हैं रिट को। अब हमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों की अगर हम रिट अधिकारिता की बात करें, तो थोड़ा सा हम कंपेयर करते चलेंगे कि किसकी रिट अधिकारिता ज्यादा है, एससी की या एचसी की। तो देखिए इसको हम दो अलग अलग एस्पेक्ट्स में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला, तो अगर हम बात करें न्यायिक क्षेत्र की, ठीक है, तो न्यायिक क्षेत्र की अगर हम तुलना करें कि इस रिट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक क्षेत्र ज्यादा बड़ा है कि हाई कोर्ट का न्यायिक क्षेत्र ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इस मामले में देखिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक क्षेत्र ज्यादा बड़ा ठहरता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में पूरा देश आ जाता है। ठीक है, अब पूरे देश में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या किसी भी सार्वजनिक संस्था के खिलाफ, सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये रिट्स दायर की जा सकती हैं। तो इसलिए अगर न्यायिक क्षेत्र की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा व्यापक होगा। जबकि हाई कोर्ट की न्यायिक क्षेत्र कहाँ तक लागू होता है, एक हाई कोर्ट की जो सीमा है, ठीक है, जिस स्टेट का हाई कोर्ट है, या मान लीजिए 2-3 स्टेट का एक साथ मिला करके बना हुआ है, तो वहीं तक अगर उसके अंदर का मामला है, तो वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करेगा। लेकिन अगर किसी अदर स्टेट का मामला है, किसी यूटी का मामला है, तो वहां पर दूसरा हाई कोर्ट रिट नहीं जारी कर सकता है। तो इस तरह से अगर न्यायिक क्षेत्र को लेकर के देखें, तो इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र ज्यादा व्यापक हो जाता है यहाँ हाई कोर्ट की तुलना में। लेकिन अगर अधिकारिता के मामले में देखा जाए, तो हम कहेंगे कि हाई कोर्ट की न्यायिक अधिकारिता यहाँ सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत केवल और केवल मूल अधिकारों के हनन के लिए ही रिट जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के वायलेशन पर भी ये रिट जारी करने का अधिकार होता है। तो अगर यहाँ पर तुलना किया जाए, तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक रिट अधिकारिता हाई कोर्ट की होती है। ठीक है, अगर क्षेत्र छोड़ दिया जाए, अधिकारिता की बात करें, तो हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा ठहरती है। एक और चीज इसमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहा गया है कि मूल अधिकारों की, मूल अधिकारों का रक्षक इसको कहा गया है, या संविधान द्वारा जो गारंटी प्रदान की गई है वो उच्चतम न्यायालय के थ्रू ही, इसमें हाई कोर्ट को क्यों नहीं शामिल किया गया, हाई कोर्ट को क्यों नहीं कहा गया है। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण भी यही सामने आपको दिख रहा है। आर्टिकल 32, हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, पहले लेक्चर में डिस्कशन किया था, कहाँ से कहाँ तक मूल अधिकार है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से शुरू होता है और 35 तक है। ठीक है, तो 32 भी खुद उसी में आ गया कि नहीं। इसका मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट है, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत, स्वयं ये मूल अधिकार है। ठीक है, और मूल अधिकार, जबकि अनुच्छेद 226 ये मूल अधिकार नहीं है, ये इसके दायरे से बाहर है। तो
अनुच्छेद 32 के तहत ही रिट जारी करने की अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट की। मूल अधिकारों का हनन होने पर हम 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां पर रिट दायर करते हैं। ठीक। तो और स्वयं अनुच्छेद 32 जो है, ये क्या है? एक मूल अधिकार हुआ। तो इसलिए हम कहते हैं कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, ना कि एससी होता है। क्योंकि एससी इस चीज को नहीं मना कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं मना कर सकता है। हाई कोर्ट में भी एक बार डिनाई कर सकता है, रिट दायर करने से आनाकानी कर सकता है, रिट जारी करने से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे नहीं भाग सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत ही इसको ये पावर मिली हुई है और अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है। इसलिए ये इसकी जिम्मेदारी बन जाती है, सुप्रीम कोर्ट को करना ही करना होगा। ठीक है। अब आते हैं हम, ये रिट कितने प्रकार की होती हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कॉर्पस। ठीक। हैवियस कॉर्पस रिट कब जारी की जाती है? किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर। हम लोगों ने अनुच्छेद 20 में चर्चा भी किया था, गिरफ्तारी के अगेंस्ट भी कुछ संरक्षण हमको प्राप्त हैं। ठीक है। और निवारक निरोध के प्रति भी कुछ संरक्षण प्राप्त हैं, 22 में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो जो 20 में जैसे जो बंदी बनाया जाता है, किसी व्यक्ति को मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को, आने जाने के समय को छोड़ दिया जाए, तो 24 घंटा के अंदर सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्ति को प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि पुलिस जबरदस्ती कर रही है, जबरन आपको उठा लिया, गिरफ्तार करके रख लिया है, किसी के सामने नहीं पेश कर रही है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इस रिट के माध्यम से वो कहती है, इसका मतलब ही हैबियस कॉर्पस का मतलब ही होता है कि सशरीर उपस्थित कीजिए। ठीक। गिरफ्तार व्यक्ति को वो सशरीर उपस्थित करने की मांग करती है और उसके बाद गिरफ्तारी के कारणों की पड़ताल करती है। अगर कारण उचित पाए जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में तुरंत उसको रिहा करने की सलाह देता है। सलाह क्या, आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट। अब आगे हम, अच्छा, किन परिस्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट नहीं जारी हो सकती है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। तो नहीं जारी होने की स्थिति ये होती है कि जैसे मान लीजिए न्यायालय की अवमानना किया है व्यक्ति ने, या विधानमंडल की अवमानना किया है। ठीक। तो ऐसी स्थिति में ये रिट नहीं जारी होगी। कोर्ट के आदेश से अगर गिरफ्तारी हुई है, तब भी ये रिट नहीं जारी होगी। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हैबियस कॉर्पस रिट नहीं जारी हो सकती है। ये बहुत पावरफुल रिट होती है अपने आप में। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई पुलिस वाला आपको जबरन गिरफ्तार कर रहा है, धमका रहा है, तो आप एक बार हैबियस कॉर्पस कह देंगे तो सब दरोगा इससे परिचित होते हैं। ठीक। और इसकी पावर को सब जानते हैं। तो आप अगर जागरूक हैं, जानकार हैं, तो आप गलत तरीके से अरेस्ट नहीं हो पाएंगे। फिर होता है परमादेश, मैंडेमस। ठीक। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। तो इसमें उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति को या किसी न्यायाधिकरण को, किसी अर्ध न्यायिक अधिकरण को, किसी प्रशासनिक अधिकरण को, ठीक है, आदेश देता है, आदेश पारित करता है कि फला फला कार्य आप करिए। ठीक है। जिस जो कार्य का आपका दायित्व है आप उसे करिए, ऐसा करने का आदेश कोर्ट द्वारा पारित किया जाता है। ये उस परिस्थिति में जारी किया जाता है, मान लीजिए जब कोई अपने दायित्वों का निर्वहन न कर रहा हो। लेकिन ये मैंडेमस किसके खिलाफ नहीं जारी की जा सकती है? तो नहीं जारी करने की स्थिति यह है कि जैसे मान लीजिए कोई निजी व्यक्ति है, हाँ, अब उसके खिलाफ जबरदस्ती ये रिट नहीं जारी की जा सकती है। मान लीजिए उसके ऊपर कुछ ऐसे कार्य दायित्व हैं जो आवश्यक नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, स्वैच्छिक है। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर हमने स्वेच्छा से छोड़ दिया कि ये कार्य आपका नैतिक कर्तव्य है, आपको इसको करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस कार्य को नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए मैंडेमस रिट नहीं जारी कर सकता, या कोर्ट इसके लिए आपके खिलाफ मैंडेमस नहीं जारी कर सकता है। ठीक है। और भी कुछ परिस्थितियां होती हैं, जैसे राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इनके भी खिलाफ नहीं। अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो अपने न्यायिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी मैंडेमस रिट नहीं जारी की जा सकती है। तो ये कुछ इसकी कंडीशंस होती हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोहिबिशन, यानी प्रतिषेध। ये रिट कब जारी करते हैं? ये रिट तब जारी करी जाती है जब जैसे कोई अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है, और वो किसी मामले, ऐसे मामले पर सुनवाई कर रहा है जिसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित है, और जो उसकी सीमा से, उसकी क्षमता से अधिक का है, और वो उस पर भी सुनवाई कर रहा है।
तो ऐसी परिस्थिति में उसके ऊपर के जो न्यायालय हैं जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस मामले को वहीं सुनवाई रोकवा देते हैं। तो इसके लिए कौन सी रिट जारी करते हैं? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रिट एक निवारक नेचर की होती है। ये तुरंत उस पे कार्रवाई रोक देगी, वहीं सुनवाई रोक देगी मामले पर। उत्प्रेषण, इसको सर्टियोरेराई कहते हैं। तो सर्टियोरेराई ये किस कंडीशन में जारी करते हैं? ये इसी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन कहा जा सकता है प्रतिषेध का। प्रतिषेध में तो सिर्फ मामले की सुनवाई रोक दी जाती है, और उत्प्रेषण रिट जब जारी करते हैं तो इसमें मामले को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अपने पास स्थानांतरित भी करवा लेती है। और मान लीजिए कोई डिक्री या आदेश इसके तहत हो गया है तो उसको रद्द भी करने का काम करती है। यानी ये निवारक और सहायक दोनों रूपों में कार्य करती है उत्प्रेषण रिट। अगर इसके तहत कोई विधि का सारवान प्रश्न निहित है, कोई या गलत तरीके से उसमें प्रक्रिया का पालन किया गया है, गलत तरीके से संविधान की व्याख्या कर दी गई है, तो अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ ये रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करते हैं। उस न्यायालय के निर्णय को रद्द करेंगे, लंबित मामले को अपने पास बुला लेंगे और उस पर फिर से सुनवाई करते हैं। ये उत्प्रेषण में होता है। अगली रिट आती है अधिकार परीक्षा, को वारंटो। ये रिट तब जारी की जाती है, मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है किसी सार्वजनिक पद पर गलत तरीके से बैठ गया है। जैसे आजकल न्यूज में 2-4 मामले ऐसे सुनने को मिले। मैं देख रहा था अभी एक लेडी ऑफिसर थी गोवा में, ठीक है, बहुत चर्चा में है, आप लोग को पता भी होगा। बाद में जांच हुआ तो पता चला कि वो गलत तरीके से यूपीएससी क्वालिफाई कर गई थी। तो चलो ठीक है, उनका तो मान लो थोड़ा सा सूचना छुपा करके, लेकिन यूपीएससी क्वालिफाई करके ऑफिसर बनी थी। एक दो मामले तो ऐसे भी पकड़े गए जो फर्जी आईपीएस बन करके गाड़ी लेके, गार्ड लेके, उसी तरह की इनोवा लेके नीली बत्ती लगा करके होटल से रंगदारी वसूल रहे थे। गिरफ्तार हुए थे ऐसे लोग। ऐसे रेलवे में टीटी बन करके कोई महिला इस तरह से अवैध वसूली कर रही थी। तो ये सब जो है, अगर इस तरह की केसेस सामने आती हैं तो ऐसे मामले में को वारंटो रिट जारी की जा सकती है। पूछा जा सकता है उनसे, अधिकार परीक्षा का मतलब ही है कि उनसे ये प्रश्न करना कि किस अधिकार से आप इस पद पर हो, बताइए किस राइट से आप इस पद पर हो। ठीक है, तो ये अधिकार परीक्षा रिट होती है। इस तरह से कुल 5 प्रकार की रिट होती हैं जिनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन पर व्यक्ति को न्याय प्रदान करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। कुछ हमने कहा था कि कुछ मेन टॉपिक होंगे जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बस केवल उन्हीं की चर्चा की जाएगी। अभी पीसीएस एग्जाम भी आ रहा है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो को न करते हुए सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आइए अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। जैसे थोड़ा सा आर्टिकल 20 पे चर्चा करेंगे, जो आपको गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 20। ठीक, तो अनुच्छेद 20 में 3 बातें मुख्यतः कही गई हैं। सबसे पहली चीज कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसे यात्रा के समय को छोड़ करके 24 घंटे के अंदर, कितनी देर में? 24 घंटे के अंदर, अनुच्छेद 20 में। ठीक, 24 घंटे के अंदर सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये नहीं है कि गिरफ्तार करके उसको थाने में ही बंद किए रहो, ठोंकते रहो 10 दिन तक, ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए 24 घंटे की समय सीमा रखी गई है। 24 घंटे के अंदर आपको उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कर देना है। दूसरी बात इसमें है, जैसे इसमें यह भी कहा गया है कि हमने उस दिन भी चर्चा किया था, भूतलक्षी विधि नहीं। ठीक है, अब देखिए साधारण जो कानून होते हैं उसमें तो कोई कानून ऐसा हो सकता है कि जो कुछ साल पीछे से जाके लागू किया जा सकता है। जैसे सामान्य सिविल मामले से संबंधित कानून हो, टैक्सेशन से रिलेटेड कोई लॉ हो, तो उन सबको आप पीछे से भी जा करके लागू कर सकते हैं। लेकिन ये जो इस तरह के कानून होते हैं, जो कह सकते हैं आप दांडिक विधान से संबंधित होते हैं, ठीक है, आपराधिक मामलों से संबंधित होते हैं, उनके संबंध में भूतलक्षी विधि के लिए कोई जगह नहीं है। आज की डेट से, जिस डेट से कानून बना है, उस समय उस अपराध के लिए जो सजा है, जितनी सजा है,
उतनी ही सजा हम लेंगे। फ्यूचर में हो सकता है उसके लिए चाहे ज़्यादा सजा हो जाए या कम सजा हो जाए, तो उसका लाभ या नुकसान हमें नहीं होना है। हमें जो वर्तमान स्थिति में है कानून, उसी के हिसाब से सजा मिलनी है। और इसमें एक चीज़ ये भी कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए जैसे 2 बार आपको दंडित नहीं किया जा सकता है, ठीक है? मान लीजिए आपने कोई गलती किया, तो उसके लिए आपको 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। और इसी ये अनुच्छेद 22 के तहत हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं, ठीक है? जैसे अनुच्छेद 22 में, ठीक है, उसमें गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण, इसकी बात की गई है, ठीक है? तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि जो निवारक निरोध है, ये तो ऐसा होता है कि अपराध करने से पूर्व, जैसे व्यक्ति की अगर कोई आपराधिक हिस्ट्री रही है, ठीक है? या ऐसे उसके कोई इतिहास रहे हैं कि जैसे कोई भड़काऊ बयान दिया हो जिससे समाज में अराजकता फैल जाए, दंगा हो जाए, ऐसी स्थितियां हो जाए, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है। मतलब उसने अभी अपराध किया नहीं है, लेकिन भविष्य में उसके द्वारा कोई बड़े अपराध होने की आशंका है, तो इसके डर से उसको पहले ही एहतियातन जो है उसको पहले ही निरुद्ध कर लिया जाता है, उसको कस्टडी में रख लिया जाता है। अब इस कस्टडी में भी रखने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है? सामान्यतः जैसे आप किसी भी व्यक्ति को अगर निवारक निरोध कानून के तहत आपने अरेस्ट किया हुआ है, तो उसे आप 3 महीना से अधिक नहीं रख सकते हैं। हालांकि 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे संशोधित करके 2 माह कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 3 महीने तक उसको अवरुद्ध रख सकते हैं। अगर 3 महीने से ज़्यादा टाइम तक रखना है, तो आप उसके लिए प्रावधान है कि आप सलाहकारी बोर्ड गठित होगा, सलाहकारी बोर्ड जांच करेगा, स्थितियों की देखेगा, और अगर उसे लगता है, वो अपनी सलाह देता है कि नहीं इसको और आगे तक निरुद्ध करना आवश्यक है, तब आप उसको रख सकते हैं, ठीक है? तो उसको निवारक निरोध में रखा जा सकता है। इसी तरह से इसमें एक कंडीशन और है कि जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, ठीक है, जिस व्यक्ति को कस्टडी में रखा गया है, उसके लिए कंडीशन ये है कि उसे भाई अधिकार है, आप उसका कारण बताइए। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, अगर आपको लगता है कि उसके निरोध का कारण बताने से सामाजिक स्थिति बिगड़ सकती है, तो आप नहीं भी बता सकते हैं, यह अनिवार्य नहीं है कि आप उसको कारण बताए हैं। हम्म। इसी तरीके से एक तीसरी कंडीशन भी है कि भाई जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, उसको अपनी पसंद के विधिक सलाह प्राप्त करने का या अपनी ओर से वकील रखने का, ये भी अधिकार है उसको, ठीक है? तो ये कुछ कंडीशन है इसके बारे में। अगर हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 19 की, इसमें देखिए कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, इसके तहत जो आपको 6 अधिकार मिले हैं, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, आवास संचरण का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, सम्मेलन का अधिकार, देश में कहीं निवास करने का अधिकार, कोई वृत्ति व्यापार करने का अधिकार, ये सब जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के अधीन हमें प्राप्त हैं, क्या ये स्वतंत्रताएं हमारी असीम हैं, अनन्य हैं, इन पर कोई प्रतिबंध है या नहीं है? तो देखिए इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप इसको थोड़ा सा अगर रीजनिंग लगाएंगे तो हमेशा के लिए अपने दिमाग में इसको याद रख सकते हैं, जब भी प्रश्न सामने आएगा ये प्रश्न आपका बन सकता है, और इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? देखिए, जैसे है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अब इसमें बताइए, राज्य इस स्वतंत्रता पर किस आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है? एक आधार तो सब जगह लागू होगा, जो अनिवार्य है, भारत की एकता व अखंडता। भाई ऐसा किसी भी देश के किसी भी निवासी को ऐसा कुछ बोलने या करने की स्वतंत्रता तो नहीं है जिससे कि हमारा देश ही विभाजित हो जाए, आजादी हमारी खतरे में पड़ जाए, संप्रभुता को खतरा हो जाए, ठीक है? ऐसा अधिकार तो किसी को नहीं मिला हुआ है, ठीक है? देश से ऊपर आप नहीं है, देश के अंदर रहना है तो देश का अहित करके नहीं रहना है। तो एक तो ये दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है? ये तो कॉमन है, ये तो हर जगह कहीं भी लग सकता है ये, ठीक। और उसके बाद हम बात करते हैं और कहाँ नुकसान है, अगर किसी को
कुछ भी बोलने की छूट दे दिया जाए, कुछ भी अभिव्यक्त करने की छूट दे दिया जाए, तो उससे और कहाँ नुकसान पहुँच सकता है? उससे नुकसान पहुँच सकता है हमारे विदेशी संबंधों को, ठीक है? तो इस तरह से ऐसे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जो इन पर लगाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये मूल अधिकार आपको मिले हुए हैं, तो फिर अब हर परिस्थिति में आप इनका प्रयोग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? इसी तरीके से जैसे मान लीजिए अबाध भ्रमण की या अबाध संचरण की स्वतंत्रता की बात है देश में, तो अबाध संचरण ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति है, वो कहीं भी आए जाए, कहीं भी घूमे टहले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर एक पागल आदमी है, मानसिक रूप से अपसेट है, ठीक है? तो वो अगर अबाध भ्रमण कर रहा है, कहीं भी घूम टहल रहा है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है ना, उसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, किसी को मार सकता है, ठीक है? किसी के साथ बदतमीजी कर सकता है, किसी के घर में घुस सकता है, किसी को डरा सकता है। तो क्या ऐसे व्यक्तियों को खुले में कहीं भी घूमने देना चाहिए? ये समाज के हित में नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में तो जैसे सामाजिक व्यवस्था हो गई, ठीक है? सामाजिक, नैतिक, ये कुछ आधार होते हैं, जिनके आधार पर राज्य आपके इन अधिकारों को भी प्रतिबंधित कर सकता है, ठीक है? अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए कोई पेशेवर कातिल है, कोई वेश्या है, ठीक है? तो इनको ऐसे खुले में घूमने की छूट नहीं दी जा सकती है। ये समाज में गंदगी फैलाएँगे। पेशेवर कातिल है, वो खुले में घूम रहा है, किसी की भी हत्या कर सकता है, उसका दिमाग चढ़ जाए, किसी से कोई वाद विवाद हो जाए, तुरंत निकारे गोली मार दे। तो ऐसे लोगों को खुले में घूमने की छूट नहीं है। तो इनको इस आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऐसे जो आपका सम्मेलन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ये भी प्रतिबंधित है। इस पर भी कुछ आधार पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस पर हम किन आधारों पे प्रतिबंध लगा सकते हैं? अब मान लीजिए आप धरने पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो सार्वजनिक धरना स्थल बने हैं, आप वहाँ धरना कीजिए। अब ऐसा थोड़ी है कि आप हाईवे जाम करके बैठ जाओ, यातायात पूरा बाधित हो जाए और सभी आम नागरिकों को भी समस्या होने लगे, तो ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी बताया है। और यहाँ तक कि हड़ताल भी आप नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी इस समय देखिए कलकत्ता में डॉक्टरों का हड़ताल चल रहा है, ठीक है? एक मामले को लेकर के। भाई उस पे जब आपकी मांगें मान ली गई, सीबीआई जाँच गठित कर दी गई, सब कुछ हो रहा है और डॉक्टर्स तो जान ही रहे हैं आजकल कितनी बीमारियाँ हैं। डॉक्टर्स के हड़ताल पे जाने का मतलब है पता नहीं कितने लोग मर जाएँगे, ठीक है? तो हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हड़ताल न्यायोचित नहीं है, आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, काली पट्टी बाँध करके विरोध कीजिए, ठीक है? सार्वजनिक धरना स्थल पर धरना दे सकते हैं। हड़तालें जो है ये गैर कानूनी होती हैं। तो इसमें भी इसी चीज़ को लेकर के प्रतिबंधित किया जा सकता है कि लोक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था ये सब बाधित ना होने पाएँ, कोई दंगा फ़साद ना होने पाए। इस आधार पर इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इस तरीके से कुछ कंडीशंस हैं, जो मूल अधिकारों पर ऐसे हम देखते हैं कि वो करती हैं, कुछ प्रतिबंध लगाती हैं, 19 के अधीन जो मूल अधिकार हैं उनके ऊपर, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और है जहाँ से कुछ प्रश्न बन जाते हैं कभी-कभी। कभी-कभी क्या जैसे आर्टिकल 21 में ही एक आर्टिकल है 21 ए, अनुच्छेद 21 का हिंदी में पढ़ते हैं इसको, अनुच्छेद 21 का। इसमें क्या रखा गया है? इसमें शिक्षा का अधिकार रखा गया है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये पीसीएस वगैरह में प्रश्न भी पूछे गए हैं इस पर। शिक्षा का अधिकार। तो ये देखिए इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो इसमें उस शिक्षा की बात की गई है जो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के लिए अनिवार्य होता है, यानी प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है। हाँ, उससे ऊपर की शिक्षा की बात की गई है, लेकिन इसमें व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की कंपल्सन नहीं है कि कोई व्यक्ति मांग करने लगे कि नहीं 12 साल का है हमारा बच्चा, ठीक है, एक काम करते हैं कि आप इसको जो है इंजीनियरिंग के उसमें दाखिला करवाइए या कोई डिप्लोमा या टेक्निकल कोर्स कराइए, उसके लिए राज्य बाध्य नहीं है, ठीक है। जो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा है उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बाध्यता राज्य पर है। पहले ये निदेशक तत्व में था, आर्टिकल 45 में थी ये चीज, ठीक है। लेकिन अब 45 में तो है ही, 45 के अलावा इसको 86वें संशोधन, ये याद रखिएगा,
संशोधन इंपॉर्टेंट है। 86वें संशोधन 2002 द्वारा इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 21 में रख करके 21A बनाया गया, उसके तहत इसको मूल अधिकार बना दिया गया। तो अब ये मूल अधिकार हो गया चूंकि, तो अब पहले निदेशक तत्व में था, तो ये राज्य के बजट और उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। अगर राज्य व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अब ये आपका मूल अधिकार हो गया। अगर अब ये नहीं पूरी हो रही हैं जरूरतें, तो अब आप इसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के हकदार हो गए हैं। ठीक है, तो इसका ये संशोधन याद रखना है और अनुच्छेद याद रखना है। ऐसे अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण चीजें डिसाइड की हैं कि जो अनुच्छेद 21 में आती हैं, जैसे हमने उस दिन भी बताया था, उसमें निजता का अधिकार हो गया, विदेश यात्रा का अधिकार हो गया, आपको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार हो गया, पीने का साफ पानी और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो गया, मकान का अधिकार हो गया। कहने का मतलब कि जिससे आप एक डिग्निटीफुल लाइफ जी सकें। ठीक है, ऐसे कई सारे आर्टिकल, ये सब कई सारी व्यवस्थाएं 21 के तहत आती हैं, आपके जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत ही आती हैं। तो चलिए, ये हमारा रहा अनुच्छेद 21 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये देखिए, अब परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, उसको लगभग लगभग सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इन फैक्ट्स को आपको कवर करके रखना है। हाँ, अब एक कुछ चीजें हैं हम आपको बता दे रहे हैं, उसको आप बुक से या नेट से कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लेना उसको। वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे अनुच्छेद 17 में जब हम लोग स्पृश्यता उन्मूलन पढ़ते हैं, तो उसमें स्पृश्यता निवारक कानून भी, छुआछूत के लिए एक कानून भी सरकार ने बनाया था। ठीक है, 1955 में आया था, आप उसको देख लीजिएगा। जब 23-24 हम लोग पढ़ते हैं, बलाश्रम और बंधुआ मजदूरी, अब ये सब पढ़ते हैं, मानव दुर्व्यापार, बलाश्रम, ये सब चीजें जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ भी सरकार ने कुछ कानून बनाए थे। मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए कानून बनाए गए थे। इसी तरह से खान अधिनियम बना था। ठीक है, खदानों से संबंधित अधिनियम, उसको रेगुलेट करने के पावर की बनी हुई थी कुछ। तो ये सब चीजें हैं, इसको भी आप 4-5 कानून हैं जिनको आप देख लीजिएगा, वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये मूल अधिकार में जो जो इम्पोर्टेंट था, सारी चीजें लगभग कवर हुई। अब हम लोग अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।